बीज आप बो रहे हैं, फसल हम काटेंगे। उसने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर रेप करेंगे। जैसे दाढ़ी वाला उग्रवादी, नमाजी उग्रवादी, टोपी वाला उग्रवादी। और अगर सन ऑफ मल्ला उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो सन ऑफ कलीमुल्ला भी मुख्यमंत्री बनेगा इंशाल्लाह। अगर आप छेड़ेंगे तो छोड़ने वाले नहीं हैं और आप आ जाइए। कभी कभी शैतान भी भेष बदलकर आपका हमदर्द जैसा दिखने वाला बन करके आता है। लोकसभा में पास हुआ था तो 288 वोट पड़े थे उसके पक्ष में और 232 वोट पड़े थे विपक्ष में, यानी उसको कैंसिल करने के लिए। आपकी पार्टी के सांसद सिर्फ एक है, तो 231 वोट किसके थे? आप गढ़ से जाकर पहले चुनाव जीत करके दिखाएं अगर हिम्मत है। कोई एक बोला तो सिर्फ असदुद्दीन ने बोला, आज वो खराब हो गए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मैं कांग्रेस का जनाजा नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के उठाऊंगा। आप तो रहमो करम पे हो। बैरिस्टर ओवैसी साहब से सीमांचल के लोगों को इतनी मोहब्बत है कि अपने भाई को जो आवाज उठाता है, जो उनके अधिकार की बात करता है, खुद से जो है हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं। प्रतापगढ़ से वो चुनाव लड़के दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं साहब। अगर हैदराबाद से लोकसभा जीत करके आते हैं तो सीमांचल की बात पार्लियामेंट में खड़े होकर के बात करते हैं। आदाब, नमस्कार, जनसोच देख रहे हैं आप। बिहार में इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन इस वक्त पहले फेज का हो चुका है लगभग, और अब 11 नवंबर का इलेक्शन बचा है जो दूसरे फेज में वोटिंग होनी है। और सीमांचल का उसमें इलाका इस टाइम अहम माना जा रहा है, क्योंकि सारी पार्टियां अब सीमांचल में आकर के अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं और अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश में लगी हुई हैं। हमारे साथ इसी चीज़ पर बात करने के लिए शादाब चौहान साहब हैं, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं और AIMIM के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया जी। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि आप सीमांचल में, ये पूरे बिहार में हम बात करें तो आपका गठबंधन हुआ, गठबंधन में आपके 64 लगभग सीटें आप लड़ रहे हैं और आप 32 सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या आप उन 32 सीटों में कितनी सीटें कामयाब कर पाएंगे? मैं सीधा सवाल करता हूँ आपसे। नहीं, हम लोग लगातार कोशिश ये कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी साहब लगातार यहाँ मेहनत कर रहे हैं। 11 सालों से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब के नेतृत्व में, और यहाँ की जनता बैरिस्टर ओवैसी साहब से बड़ा प्रेम करती है। जितना प्रेम शायद यहाँ के स्थानीय जो लोग अपने आप को कहने की बात करते हैं वो कुछ भी नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी साहब से दिल का रिश्ता सीमांचल के लोगों का बन चुका है, जिसको दुनिया की ताकत अब नहीं तोड़ सकती। कोई भी आए जाए ये रिश्ता नहीं टूट सकता। एक उम्मीद, एक आवाज, एक बेटा, एक भाई की तरह बैरिस्टर ओवैसी साहब को मानते हैं सीमांचल के लोग, और हम लोग को विश्वास है कि एक अच्छा नतीजा आएगा और अहम रोल हम लोग प्ले करेंगे। मुझे विश्वास है आप लोग अहम रोल प्ले करेंगे। लेकिन हाल ही में जो राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वो घूम रहे हैं आपके सीमांचल में। वो कई सभाओं में कहते हैं कि जो लोग बाहरी हैं, ये कहें कि बरसाती परिंदे हैं, वो लोग आए हुए हैं, आपको ठगेंगे और चले जाएंगे, वो साथ नहीं देंगे। आपका नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बाहरी तो आप ही हैं। नहीं, वो भाई साहब ये बताइए कि कहाँ कोछा धामन में है उनका वोट, या बहादुरगंज में है, किशनगंज में है, आमोर में है, कहाँ है उनका वोट? क्या बोल कौन रहा है? अरे भी बैरिस्टर ओवैसी साहब अगर हैदराबाद से लोकसभा जीत करके आते हैं तो सीमांचल की बात पार्लियामेंट में खड़े होकर के बात करते हैं। ABU किशनगंज की बात करने वाला कौन है? सबसे पहले कौन है सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करने वाला? कौन है कि बाढ़ का कटाव जो है पूरी इस क्षेत्र में, उस पर डैम होना चाहिए, सारे इंतजाम होना चाहिए? किसने बात किया है? दूसरा, आप ये बता दीजिए कि किसने बात की थी कि यहां पर रोजगार के अवसर होना चाहिए, कि सीमांचल के नौजवान अपने बच्चों को छोड़ करके, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, मुंबई में, तमाम जगह जाने पर बाध्य है, मजबूरी में यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा हों? किसने कहा? शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हों, इस बारे में किसने बात की थी? वही बैरिस्टर ओवैसी साहब ना। दूसरी चीज, वो बता दें कि वो चुनाव कहां से लड़े थे लोकसभा का? मुरादाबाद से, शायद, जहां उनको जमानत जब्त हुई जैसा था। उसके बाद वो राज्यसभा कहां से मनोनीत हुए? महाराष्ट्र से। रहने वाले कहां के? प्रतापगढ़ से वो चुनाव लड़के दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं कि वो जहां के निवासी हैं वहां चुनाव लड़के दिखा दे। अगर जमानत जब्त ना होते तो हम लोग राजनीति छोड़ दें, लड़वा दीजिए उनको चुनाव। आप जमानत जब्त हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। मुरादाबाद में क्या हुआ? हुआ ना मुरादाबाद में यही। मुरादाबाद गए थे, 50,000 के लगभग आसपास में वोट आए थे। दूसरी चीज, सवाल ये पैदा होता है, पिछली बार उन्होंने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी साहब के हेलीकॉप्टर में तेल बीजेपी डलवाती है। अब बोल रहे हैं कि MIM के कैंडिडेट डलवाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब से सीमांचल के लोगों को इतनी मोहब्बत है कि अपने भाई को जो आवाज उठाता है, जो उनके अधिकार की बात करता है, खुद से जो है
हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं। आप तो रहमो करम पे हो, यहाँ अपने भाइयों के साथ हम लोग चल रहे हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब। तो उनकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है, हर बात में उनका विवाद है। आप बता दीजिए कि राहुल गांधी जी ने वक्फ पर क्या बोला था, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, उनकी स्पीच दिखा दें वो साहब। राज्यसभा कहीं से जीतेंगे, उनको नफरत सी है, उनको मुस्लिम लीडरशिप से नफरत है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब है उनको, नफरत है। क्या बोल रहे थे वो? ट्रिपल तलाक पर उन्हीं का बयान है ना कि कोई एक बोला तो सिर्फ असदुद्दीन ने बोला। आज वो खराब हो गए। उनकी पार्टी के लोकसभा एमपी किशनगंज के थे मौलाना असरारुल कासमी साहब, क्या बोला था उनकी पार्टी ने? तो उनको चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में प्रतापगढ़ से जाकर पहले चुनाव जीत करके दिखाएं अगर हिम्मत है। और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने किसी हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के व्यक्ति को यहाँ टिकट नहीं दिया है, सीमांचल के बेटे को टिकट दिया है और सीमांचल के लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा की है। और ये रिश्ता जो है, हजार भी उन जैसे आ जाएं, ये रिश्ता वो नहीं तोड़ सकते। उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए कि हम कोई उनके खिलाफ अभद्र भाषा, फिर अब वो अगर सामने से वो छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं साहब। तो इन शब्दों का प्रयोग ना करिए। आपके हेलीकॉप्टर में किसका तेल है? आपके शब्द, आप भावनाओं का सौदा करते हैं, मैं ये भी बोल सकता हूं। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। आपको चुनाव प्रचार करना कीजिए, लेकिन यहीं आकर के मुस्लिम पॉलिटिक्स, जो मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको तोड़ने के लिए, सीमांचल के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, सीमांचल के मुद्दों को दबाने के लिए, सीमांचल की जो एक उभरती हुई आवाज है, लीडरशिप है, उसको तबाह करने के लिए इनको टेंडर दिया गया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यही लोग, कांग्रेस वाली यही बात कहते हैं कि जब यहाँ पर पहले से मुस्लिम लीडरशिप है, यहाँ पर लगातार मुस्लिम ही विधायक एमपी बनते हैं, तो क्या जरूरत है आपको यहाँ पर आने की? वही लीडरशिप है ना जो मौलाना असरारुल हक कासमी साहब मरहूम जैसी अजीम शख्सियत को नहीं बोलने देती है। वो लीडरशिप है ना, इसीलिए हम लोग सीमांचल को आए हैं कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री भी बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और सीमांचल की बात करने पर लोगों को मजबूर करे। और मजबूर आप तभी कर सकते हैं जब आपकी अपनी आजाद आवाज होगी। आजाद आवाज, बिल्कुल आजाद आवाज सीमांचल वालों को। मैं इमरान प्रतापगढ़ी के वही रहता हूँ, जो उन्होंने बयान दिए थे कि ढोल नगाड़े वाले, में एक इंटरव्यू उनका देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ढोल नगाड़े लेकर के हमारे पास आए थे, लेकिन हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया उनको क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मैं कांग्रेस का जनाजा नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के उठाऊंगा। ठीक, उसके बाद में तो हम लोग क्यों लें उनको? उनका एक वो था क्योंकि आपकी पार्टी ज्यादातर कहती है। रेवंत रेड्डी ने बैरिस्टर ओवैसी साहब को फोन किया कि आप वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट दीजिए। तो जब हमारी वोट की जरूरत हो, क्यों लिया फिर समर्थन जुबली हिल्स में? जब हमारे वोट की जरूरत है, हमारे साथ की जरूरत है, हम अच्छे हैं। और वो ये नहीं कहा था, वो मिस इंटरप्रिटेशन है। ये कहा था कि हम दोनों लोगों को सबक सिखाएंगे, दोनों को हराएंगे। हम फिर वही बोल रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने एक साथ मिलकर के मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को चकनाचूर करने का षड्यंत्र रचा है। दोनों एक हार्ड हिंदुत्व, एक सॉफ्ट हिंदुत्व के फॉर्मूले पर कार्य कर रही है। दोनों ने भेदभाव किया है, दोनों ने अन्याय किया है। हम लोग दोनों को हराएंगे और अपनी एक बेबाक आवाज होगी, हम लोग का ये कहना। और यही बात अकबर साहब ने कही थी, लेकिन पता नहीं सांसद, अगर जीते हुए सांसद जो राज्यसभा में बैठे हैं, वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको जानकारी ही नहीं है कि बोला क्या गया है। वो इतने काबिल हैं, कहाँ पढ़ के आए नहीं मालूम मुझे, कितने काबिल हैं। वो तो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी बना रहे थे, नहीं मालूम क्या हुआ उसका भी। तो अच्छा, आप मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों की आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। वक्फ की आपने बात की, वक्फ बिल की जब लोकसभा में पास हुआ था तो 288 वोट पड़े थे उसके पक्ष में और 232 वोट पड़े थे विपक्ष में, यानी उसको कैंसिल करने के लिए। आपकी पार्टी के सांसद सिर्फ एक है, तो 231 वोट किसके थे? वो नहीं, उनके पास, उनको मालूम था ना कि ये तो बिल पास नहीं हो रहा है। राज्यसभा में कौन लोग गए थे? राज्यसभा में कितना बहुमत था उनके पास, लेकिन उसके बाद भी हुआ ना। ये सब प्री प्लान है। जब मालूम है कि ये पास हो जाना है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या बोला मुझे बता दीजिए सब। खड़े होकर के बोलने के लिए तैयार तक नहीं है वो। आपकी बात हर विषय पर जाएंगे। उन्होंने कहा जहां जहां दलितों पर अत्याचार होगा मैं वहां जाऊंगा। राहुल गांधी जी ने कहा मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हुई, हमारी मस्जिद मदरसे दरगाहों को टारगेट किया गया। कितनी जगह गए हैं वो, हमारे मसले पर नहीं जाते हैं। अगर दादरी से लेकर के बाबरी से लेकर के हर विषय पर मुसलमानों के साथ हो, दलितों के साथ हो, तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब। इमरान प्रतापगढ़ी तो ये भी आरोप लगाते हैं कि 2019-20 में CNRC का आंदोलन छिड़ा था, जो चला था, वो लंबा चला, लेकिन उसमें कोई भी कभी भी असदुद्दीन ओवैसी ने कभी हिस्सा नहीं लिया। एक फोटो दिखा दें मुशाहीन बाग का। यही मजाक है,
बैरिस्टर ओवैसी साहब ने उस काले कानून को पार्लियामेंट में फाड़ा था। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने, एमआईएम ने उसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पूरे देश भर में जहां पब्लिक मीटिंग्स रैली थी वहां गए। रही बात शाहीन बाग की, शाहीन बाग में वारिस पठान साहब गए, मैं खुद गया, हमारी पार्टी के बहुत से लोग गए और हर जगह पर गए। सिर्फ वही नहीं, मुरादाबाद में हमारी पार्टी के लोग ही सब चीजों को किए, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो कर सकते थे। तो ये सब तो सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का षड्यंत्र है। उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। वो यहां आकर के कैसे गुमराह करें, कैसे भ्रमित करें। मैं ये कहूं कि जैसे, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, मैंने सुना है बुजुर्गों से, उलमा इकराम से, कि कभी कभी, उनको नहीं, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, उनको ना ले जाइएगा, कि कभी कभी शैतान भी भेष बदलकर आपका हमदर्द जैसा दिखने वाला बन करके आता है, बहकाने के लिए। तो वो यहाँ की इत्तेहाद को तोड़ने के लिए वो आए हैं। और मैं तो उनसे अदबन कह रहा हूं कि भाई, शब्दों की मर्यादा ना भूलिए। फिर अगर आप छेड़ेंगे तो छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप आ जाइए, आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, सीमांचल के जिस जगह पर, जिस मंच पर आप कार्यक्रम करना चाहें करिए, भीड़ बुलाइए, आप चौपर से आइए, हम पैदल आएंगे, क्योंकि आप तो हवा में उड़ने वाले हैं सिर्फ, क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी साहब तो पैदल भी चल रहे हैं, गाड़ी से भी जा रहे हैं, चौपर से जब मजबूरी होती है तो चौपर से भी जा रहे हैं। आप आइए, खुली बहस कर लेते हैं, जनता, सीमांचल की जनता तय कर लेगी कि आमौर का बेटा कौन होगा, आमौर का विधायक कौन होगा, बहादुरगंज का, कोचा दामन का, जोकीहाट का, बेलसी का, ठाकुरगंज का, किशनगंज का कौन होगा, जनता के खुद फैसला कर लेगी। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि वो मेरी चुनौती स्वीकार करें। 2-3 दिन का समय है, तारीख वे तय करें, समय वो तय कर लें, जगह वो तय कर लें, ले आए लोगों को। सीमांचल की सम्मानित जनता बहुत समझदार है, वो देख रही है कि जिस पार्टी ने हम लोगों के साथ इतना भेदभाव किया है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को बोलने तक नहीं देती है, वो उस पर कैसे विश्वास कर ले। फिर भी प्रत्याशी आपसे टूट करके उन्हीं पार्टियों में जाते हैं। उनके साथ क्या हुआ देख लीजिए आप। एक हमारे भाई आ गए वापस, और बाकी 2 का टिकट काट दिया उनके, वो कहां है आज बताइए। ये लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से एक टिश्यू पेपर को जब तक खाने की टेबल पे रखा जाता है, जब तक कि उससे आप हैंड अपना साफ नहीं कर लेते हैं, जिस तरह डिस्पोजल गिलास को तब तक आप बड़े सम्मान से रखते हैं जब तक कि उसमें आप कोल्ड ड्रिंक, चाय, जो भी वटएवर नहीं यूज ना कर लें उसको। लेकिन यूज के बाद सबसे पहले वो कचरे के डब्बे में पहुंचता है। और मुसलमानों को इन्होंने वही बना करके रखा है। ये हमें पॉलिटिकली अनटचेबल बनाना चाहते हैं, हम लोगों का इस्तेमाल करके फेंक देना चाहते हैं। और जो लोग इनके झांसे में आए थे, उनको आज महसूस हो रहा है ये सब क्या हुआ था। महसूस हो रहा है सब। आपने विजन और उसकी बात की कि इनके पास कोई विजन नहीं है। ऐसा विजन तो आपके पास भी नहीं है। आपका कोई मैनिफेस्टो नहीं पता कि अगर आप विधायक जिताते हैं, अगर जनता भेजती है विधानसभा, तो वो क्या काम कराएंगे क्षेत्र के लिए। आपकी पार्टी ने कुछ ऐसा नहीं बताया। क्या नहीं बताया? मैनिफेस्टो का आपकी पार्टी कौन बोला? मैनिफेस्टो का मतलब क्या है? क्या काम कराएंगे आप? हमने कहा ना, हाँ, हमारी शर्तें क्या होंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर सीमांचल की जनता ने, मैं एक और चीज ऐड ऑन कर रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं ना, वो भी मेरे वीडियो के जरिए उनको भी संदेश पहुंच जाए कि जो कह रहे हैं 2 जीत गए, 4 जीत गए या 10 जीत गए तो क्या करें। एक सांसद जी उन्होंने कहा 10 जीत गए तो क्या कर लेंगे। मैं उनको बताता हूं 10 जीत गए तो क्या कर लेंगे। आप बताइए कि झारखंड यहाँ का नियर बाई स्टेट है, वहां पर एक निर्दलीय कैंडिडेट थे मधु कोड़ा, वो अकेले जीत करके आए, लेकिन राजनीतिक समीकरण इस प्रकार बने कि उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया और सबको उनको चुनना पड़ा और वो मुख्यमंत्री बने झारखंड के। जब 10 विधायक सीमांचल के से एमआईएम के जीत करके जाएंगे, मैं चुनौती के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं कि पटना की गद्दी पर कौन बैठेगा, कब तक बैठेगा, ये सीमांचल का बेटा तय करेगा। और अगर सन ऑफ मल्ला उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो सन ऑफ कलीमुल्ला भी मुख्यमंत्री बनेगा इंशाल्लाह। ये बात कही है बैरिस्टर ओवैसी साहब ने। और स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि अगर हम लोगों की आवाज बेबाक आवाज होगी, हमारे 10 विधायक जीत करके जाएंगे, तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी, हर हाल में बनेगी। एमयू किशनगंज का मसला हो और बाढ़ कटान को, नदी के कटान को रोकने के लिए हम लोग सबसे पहले ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे। यहां पुल का मसला है, पुल और सड़कों का मसला है, उसको सबसे पहले हम लोग हल करने का काम करेंगे। दूसरा, हम लोग यहां इंडस्ट्रियल हब बनाने का कार्य करेंगे। फैक्ट्री पटना में नहीं, फिर सीमांचल का बेटा महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात जाने के लिए मजबूर नहीं होगा। सीमांचल के बेटे यहीं पर रोजगार के उनको मौका देना सुनिश्चित करेंगे। और यहां पर डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज,
यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य भी सरकार द्वारा, अगर हम लोग की सरकार रहेगी तो अवश्य किया जाएगा। और यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, आज क्या स्थिति है कि हमारी जो माँ और बहनें हैं, स्पेशली उनको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं और जो बच्चों की बहुत कम एज में मृत्यु होती है, उसको समस्या को दूर करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा जाएगा। ये हमारा प्रण है और वो तब होगा जब आपके पास ताकत होगी। आप कहते हैं 2-4 से क्या होगा, 2-4 से ही सब कुछ होगा। हम लोग 10 सीट जीतने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में क्यों लड़ती है समाजवादी पार्टी? कितनी सीट पे लड़ती है? लोकसभा कितनी सीट लड़ रहे थे वो 2024 में? वो तो कह रहे थे मैं सरकार बनाऊंगा। अरे सरकार कौन बनाएगा ये बैरिस्टर ओवैसी साहब फिर तय करेंगे, जब उनको ताकत सीमांचल की जनता जो देने जा रही है। हमारी शर्तों पे होगा। हमें मंत्रालय नहीं चाहिएगा, हमें कुर्सी नहीं चाहिएगा, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सीमांचल पटना की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। सीमांचल का बेटा पटना की गद्दी पर बैठेगा और सीमांचल की जनता के साथ न्याय करेगा। जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो इस बार सीमांचल का बेटा करने जा रहा है। सीमांचल का बेटा करने के लिए बिल्कुल करेगा। तौसीफ आलम साहब की बात कर लेते हैं हम लोग। बिगड़े बोल उनके चल रहे हैं आजकल कि आंख निकाल लेंगे, उंगली काट देंगे। केस भी हो गया उन पर। क्या काट देंगे? उंगली काट देंगे, आंख निकाल लेंगे। जो हमारे ओवैसी साहब को चरमपंथी या एक्सट्रीमिस्ट बोलेगा। वो सही कहा था चरमपंथी ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब को चरमपंथी हाँ, ये चीज आप उनसे पूछ सकते हैं। हम लोग अगर टाइम अगर हम लोगों को आरजेडी वालों से मिलेगा तो हम पूछेंगे उनसे। नहीं मिले, वो पूछ लिया। हाँ, पूछ लिया। एबीपी के एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने एक चैलेंज किया था। चैलेंज ये था कि तेजस्वी एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिख कर दिखा दें। अब वो बोल ही नहीं पाए एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग। जब उनसे सवाल किया गया कि ओवैसी ने चैलेंज किया है, तो उनके पास जवाब ही नहीं था, क्योंकि ये सच में उनको स्पेलिंग नहीं मालूम है। ये सच है। दूसरी बात ये है कि मुसलमानों को उग्रवादी कहना बड़ा आसान है। दाढ़ी वाला उग्रवादी, नमाजी उग्रवादी, टोपी वाला उग्रवादी, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता हो, आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलता हो, उसको उग्रवादी कहना आसान है। क्या हिम्मत है शिवसेना को ये बोलने की उग्रवादी? संजय राउत क्या आज भी बोलता है कि हमें गर्व है कि हमने वहां बाबरी मस्जिद को गिराया? आज भी बोलता है वो। उसको उग्रवादी बोलने की हिम्मत है? कौन है जो यादव को टिकट दिया है इन्होंने? आरजेडी वालों ने तलवार लेकर के लहरा रहा था वो, उसको उग्रवादी बोलेंगे ये? उत्तर प्रदेश में एक सुनील करके है, उसने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर रेप करेंगे, जैसा बोला था वो। अखिलेश यादव उनको पार्टी में लेते हैं, सम्मान देते हैं, उसको उग्रवादी बोलेंगे ये? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। बहुत आसान है। मुसलमानों को उग्रवादी बोलना आसान है, लेकिन इस बार सीमांचल नहीं पूरे देश का मुसलमान तेजस्वी यादव ने जो ये घिनौनी हरकत की है, इसका जवाब जरूर देगा कि मुसलमान इस देश का वफादार है, मुसलमान संविधान को मानता है, और जो मुसलमानों को उग्रवादी कहता है वो देश का हमदर्द नहीं हो सकता, देश का वफादार नहीं हो सकता। जो मुसलमानों को उग्रवादी कहता है, मुसलमान उग्रवादी नहीं है। उस बैरिस्टर ओवैसी को कह रहे हैं जो संसद रत्न से सम्मानित है, जो 5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 2 बार के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत का पक्ष जो रखने जाए वो उग्रवादी हो गया, एक्सट्रीमिस्ट हो गया, उसको आप उग्रवादी बोलेंगे? वो शायद जानते नहीं हैं कि मुसलमान जब बात दाढ़ी टोपी की आएगी, जब तुम मेरे मजहब पे हमला करोगे तो फिर हम जवाब देना जानते। उनमें और गिरिराज में क्या फर्क है? क्या फर्क है? वो विदुड़ी सांसद जो बोल रहा था, या जो अभी मेरी बहन आई हुई है यहाँ प्रचार के लिए, उसको क्या कहा गया? मुल्ली, आतंकी, क्या क्या कहा गया? क्या कितना बोला अखिलेश यादव ने? शादाब चौहान बोला था, कोई और नहीं बोला था। और जो भी आ रहा है वो कह रहे हैं कि सरकार नहीं बन रही, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर आप देख लीजिए, बीज आप बो रहे हैं, फसल हम काटेंगे, ये जान लीजिए। शुरुआत आप कर रहे हैं, अंत हम करेंगे। आप ये जान लीजिए। हमें सीमांचल में किसी से कोई खतरा नहीं है, बल्कि मैं सीमांचल की जनता को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इतिहास में पहली बार सीमांचल की जनता खुद वो ताकत लेने जा रही है कि जहां वो तय कर सके कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कितने दिन बनेगा या नहीं बनेगा। ये बड़े गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात। गर्व की बात। अच्छा, आपके जो गठबंधन वाले साथी हैं, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सीमांचल नहीं आ रहे? नहीं, सब हम लोग अपनी पॉलिसी के साथ सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कब कहाँ क्या कितना, ये सब चीजें हम लोगों का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कोई समस्या नहीं। ये गठबंधन जो पश्चिम बंगाल में आने वाला चुनाव है 26 में होगा, 27 में उत्तर प्रदेश होगा, क्या इसमें भी यही चलेगा या नहीं? अब ये नहीं, बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव के संबंध में कोई फैसला हमारे प्रदेश नेतृत्व ने लिया है, तो
अभी चीजें हैं, अब लोग ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं। बहुत हम बताएंगे, हाँ, हम तय करेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में कि कौन गद्दी पर बैठेगा। ये रोज मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जिस प्रकार से 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे, वही हाल इनका है। ये हमारे बगैर नहीं बन रहे। हमने इसीलिए कहा था, हमने 6 सीट मांगा, और वही हमने कहा था कि जिस प्रकार कौरवों को अहंकार था, जब 5 गांव मांगा गया कौरवों से पांडवों द्वारा, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। बदले में फिर महाभारत हुई, महाभारत के बाद कौरव बर्बाद हो गए और पांडवों का राज आ गया। पांडवों ने राज किया ना। फिर ठीक उसी प्रकार से अगर ये लोग कौरव रूपी अहंकार दिखाएंगे तो सियासी महाभारत चालू है, जारी है, जिसमें सीमांचल की जनता इन कौरव रूपी लोगों से मजबूती से मुकाबला कर रही है, और फिर सीमांचल की जनता राज करेगी। सीमांचल की जनता तय करेगी कि बिहार के अंदर क्या होगा। पूरे देश को संदेश जाएगा सीमांचल से। पूरे देश सीमांचल से कितनी सीटें आप निकाल रहे हैं? देखिए, हम लोग बाबा नहीं है। आजकल तो बाबा बता देते हैं कि आपने क्या खाया, क्या किया। बाबा नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इतना बता रहे हैं कि 13 सीटों पर सीमांचल की हम लोग बहुत क्लोज नेक टू नेक फाइट में हैं, जहां हार जीत का अंतर 1000-2000 हो सकता है। तो सीमांचल की जनता से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि ये ना हो कि अगर 500 वोट और दे देते तो फिर तो चीफ मिनिस्टर सीमांचल का बेटा बनने वाला था। 13 सीट बिल्कुल क्लोज है, तो हमें लगता है कि हम लोग अच्छा रिजल्ट हम लोग का आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो ये तो 14 तारीख की शाम ही बताएगी कि राजनीतिक पांडव कौन बनता है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सिपाही हैं हमारे साथ शादाब चौहान साहब, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है। आप इनकी पूरी बात पर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।